से पढ़ने वाला है आपका। ऑलमोस्ट पेपर आपका इन्हीं में से पढ़ने वाला है। PYQ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन 2022 पहले चैप्टर से पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। बोर्ड परीक्षा 2022 के अंदर ये प्रश्न जो है पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। डिफाइन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। तो मैं 3 चैप्टर आज आपको करवाने वाला हूं, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है आज आपके लिए। तो ब्रह्मास्त्र क्लास मात्र 3 घंटे में बने, जीरो से हीरो। फटाफट इस वीडियो को शेयर कर दीजिए बच्चे, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि सभी साथी आपके हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सके। और आज के लाइव सेशन में हम जो क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, PYQ चैप्टर फर्स्ट का PYQ जो आपके लिए लेकर आए हैं, तो उसमें आप लोग जो है जो क्वेश्चन आएंगे आप बोर्ड एग्जाम में देखना, ऑलमोस्ट क्वेश्चन इसी में से पढ़ते हैं। रामबाण सीरीज दोनों और अटेंड कर लेना बच्चे, मैं फिर बता रहा हूं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाओं को परिभाषित कीजिए। डिफाइन एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी क्या होती है, एंडोथर्मिक क्या होती है? जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। हीट एब्जॉर्ब होती है, जिसमें हीट जो है एब्जॉर्ब होती है, वो होती है ऊष्माशोषी। ऊष्मा का अवशोषण होता है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक जो है वो ऊष्मा का अवशोषण करके उत्पाद बनाते हैं। केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट एब्जॉर्ब हीट टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इज नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी में क्या होगा? ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक में ऊष्मा का उत्सर्जन होगा, हीट जो है वो रिलीज की जाएगी। ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, हीट रिलीज की जाती है इसके अंदर। तो ये होती है ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं, जिसमें ऊष्मा का अवशोषण हो ऊष्माशोषी, जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो ऊष्माक्षेपी। अगला प्रश्न, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ऑक्सीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो क्लियर करनी है हमने। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, उपचयन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण क्या होता है? किसी भी परमाणु में, अणु में, यौगिक में, किसी भी एटम में, मॉलिक्यूल में, कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना, ऑक्सीजन का जुड़ना, या हम कह सकते हैं हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना जो होता है वो ऑक्सीकरण कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। उसके बाद नेक्स्ट कहता है, निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। रिएक्शन आपको दी हुई है NH3 प्लस CuO के अंदर। अब इसका तरीका देख लेना कैसे करोगे। NH3 प्लस CuO इक्वल टू Cu प्लस N2 प्लस H2O। अब बैलेंस कैसे करें इसको, समझो बात को कि इसको कैसे बच्चे अपने बैलेंस करें। H कितने हैं? 3। H इधर 3 है, इधर H कितने हैं? 2। 3 और 2 के टेबल में 6 आता है। 3 के टेबल में भी 6 आता है, 2 के टेबल में भी 6 आता है। तो पहले तो इनको बराबर कर लें। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लिया तो H 6 हो गए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लिया तो H 6 हो गए। अब N 2 है, N 2 है, ठीक है। O कितने हो गए? देखो O हो गए 3, O 3 हो गए, 3 H2O मतलब 3 O हो गए। तो 3 CuO ले लो, क्योंकि 3 O चाहिए आपको, 3 O, ठीक है, 3 O। उसके बाद बचा क्या? 3 Cu, तो यहाँ 3 Cu लिख दें, ये बैलेंस हो जाएगी। ये रिएक्शन जो है बैलेंस हो गई है। तो इस तरह से हम अभिक्रिया को संतुलित कर सकते हैं, ठीक है, संतुलित कर सकते हैं। इस तरह से रिएक्शन को संतुलित कर सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें 2022 में जो पूछा गया,
इसके अथवा में क्वेश्चन आया था, ऑप्शन था और का, यानी या तो हम पिछला क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते ये वाला, ठीक है, और या फिर अथवा में क्या क्वेश्चन आया वो देख लें। अपचयन रिडक्शन, उसमें ऑक्सीडेशन पूछा था, इसमें रिडक्शन पूछा है। रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का रिमूव होना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, ये होता है अपचयन। हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, ये अपचयन होता है बच्चे। नेक्स्ट हमें कहता है क्या? वही सेम, बैलेंस करना है, संतुलित करना है। रिएक्शन दी हुई है NaOH प्लस H2SO4। तो ये तो बच्चे मैंने पहले भी आपको बहुत बार फंडा बताया है इसका, तो बड़ा इजी तरीके से क्या करें आप, हमेशा ध्यान रखना इस साइड H है और इस साइड Na है, तो जो Na होता है वो H की जगह चला जाता है और जो H होता है वो Na की जगह आ जाता है। बस इतना ही चेंज करना होता है, Na को H की जगह, H को Na की जगह ले जाओ, रिएक्शन अपने आप कंप्लीट हो जाती है। तो यहां देखें, यहां देखें क्या कहता है, H कितने हैं? 2, इधर Na कितने हैं? A, तो Na भी 2 कर लो, H और Na बराबर कर ले, H और Na बराबर कर लें, H और Na बराबर कर लें, ठीक है। तो H 2 थे, Na भी 2 कर लिए। अब Na को H की जगह लिख दे, तो जहां H लिखा था ना, H लिखा था आपने, वहां Na लिख दे, जहां H लिखा था वहां Na लिख दे। तो क्या लिखा था? H2SO4, तो H की जगह आप Na लिख दें, Na2SO4 कर दें, Na2SO4, ठीक है। H की जगह Na लिख दें और Na की जगह H लिख दें, जहां Na लिखा है वहां H लिख दें। तो यहां Na लिखा है, Na की जगह H लिख दें, बस 2HOH मतलब 2H2O, 2HOH का मतलब 2H2O, ठीक है। वापिस क्लियर कर देता हूं, देखो क्या करना है हमें। H कितने हैं? 2, तो Na भी 2 कर लो, Na भी 2 कर लो, ठीक है। अब अपने आप आगे चल रहा है, देखो Na चला जाएगा H की जगह, तो जहां H था वहां Na लिख दिया और जहां Na था वहां H लिख दिया, ठीक है। तो Na की जगह जब H लिखोगे तो HOH मतलब H2O, यानी H2O 2 बनेंगे, बस और कुछ नहीं करना, H2O 2 बन जाएंगे यहाँ। तो क्या बना? 2NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस 2H2O, कुछ भी नहीं करना, Na की जगह H और H की जगह Na कर देना है, रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 2023 की बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है बच्चे। आप बार बार कमेंट कर रहे हैं 12th की क्लास को लेकर, 12th की क्लास भी हमारी रेडी है, ठीक है। 12th की क्लास भी रेडी है, 12th के पेपर में अभी समय है, ठीक है। तो जब 10th के पेपर के जस्ट बाद हम लोग 12th की क्लास कर देंगे। बिल्कुल चावली देवी के नाम से कमेंट आ रहा है, तो आप चिंता मत करें, 12th की क्लास भी बच्चे हमारी रेडी है, किसी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। हम बिल्कुल पेपर से पहले आपके बीच मिलने वाले हैं, पेपर से पहले आपको मिलने वाले हैं और आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है क्लियर करने वाले हैं। वहाँ भी हमारी 3 घंटे की क्लास रहने वाली है। 12th के बच्चे किसी भी प्रकार से चिंता ना करें, ठीक है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहें आप, और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, लास्ट टाइम है, पेपर का टाइम चल रहा है, एक्स्ट्रा कमेंट न करें, किसी भी प्रकार से बच्चे एक्स्ट्रा कमेंट न करें। अभी एक ऊपर कमेंट आया कि भाइयों सर हमारा जवाब नहीं दे रहे, तो बच्चे अभी जवाब देने का टाइम नहीं है, ठीक है। अभी जवाब देने का टाइम नहीं है बच्चे। आप लोग एक्स्ट्रा कमेंट करेंगे तो मैं बिल्कुल भी जवाब नहीं दूंगा, किसी भी प्रकार से जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि बड़ा लिमिटेड टाइम हमारे पास है। एग्जाम चल रहे हैं, हमारे बोर्ड के एग्जाम चल रहे हैं, और आपको अभी भी गॉसिप चाहिए कि सर हमारी बात का रिप्लाई करें। क्यों करें यार? सारे बच्चे तो गॉसिप करने नहीं आए ना मेरे पास, ठीक है। सारे बच्चे गॉसिप करने नहीं आए हैं। मैं बिल्कुल पढ़ाऊंगा, आप चाहे कितने भी कमेंट कर लें, मैं कोई रिप्लाई नहीं करूंगा, मेरी ओर से कोई रिप्लाई नहीं आएगी। चलिए बच्चे, CuO, अब बैलेंस रिएक्शन देखो क्या कहता है। CuO
CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O क्या कहता है? इस अभिक्रिया में अपचयित होने वाले अभिकारक का नाम लिखिए। नेम ऑफ द रिएक्टेंट दैट इज रिड्यूस, जो रिड्यूस हुआ है। तो रिड्यूस कौन हुआ है? देखो CuO बदला है Cu में, तो CuO Cu में बदला है, तो यही CuO ही रिड्यूस हुआ है, यही अपचयित हुआ है, क्योंकि ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ठीक है, ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। ठीक है, CuO बिल्कुल रिड्यूस हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। निम्न में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाइए। निम्न में से प्रत्येक को एक उदाहरण देकर समझाइए। तो क्या कहता है? संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। संयोजन क्या होता है? संयोजन का मतलब जुड़ना, कॉम्बिनेशन यानी जुड़ना। तो जब दो चीजें जुड़ती हैं और एक बन जाती है तो उसको हम लोग संयोजन कहते हैं। संयोजन का मतलब जुड़ना। तो जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, when two or more reactant combine with each other to form one product, this reaction is known as combination reaction। combination reaction होती है C plus O2 equal to CO2, C plus O2 equal to CO2। तो एक तो कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, दोनों जुड़े हैं, एक प्रोडक्ट बनाया है CO2, एक उत्पाद बना है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया। क्या होती है वियोजन अभिक्रिया? जिसमें कोई अभिकारक टूटता है, कोई अभिकारक टूटता है और एक से ज्यादा उत्पाद बना देता है। कोई अभिकारक टूटकर एक से ज्यादा उत्पाद बना देता है। when one product dissociate into two or more product, this reaction is known as decomposition reaction। AgCl वाला एग्जांपल लिख दें, कैल्शियम कार्बोनेट वाला एग्जांपल लिख दें, कैल्शियम कार्बोनेट CaO प्लस CO2, CaO प्लस CO2। ठीक है, CaO प्लस CO2। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखते। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कल की क्लास 7 बजे रहेगी, कल की क्लास 7 बजे रहेगी शाम को। बोर्ड परीक्षा 2024 में फर्स्ट चैप्टर से बच्चे जो बोर्ड परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है 2024 के अंदर मंजू देवी के नाम से बच्चे कमेंट आया है, रामबाण सीरीज और ब्रह्मास्त्र क्लास लगाने के बाद कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो बोर्ड एग्जाम में ना आए। बोर्ड एग्जाम के बाद मैं आपको चेक करवा दूंगा। मैंने पहले रामबाण सीरीज लगाई है 2, ठीक है, और तीसरी ब्रह्मास्त्र लगा रहा हूं। आप लोग देख लेना, मैं बोर्ड एग्जाम के बाद मिलान करवा दूंगा, आपको विश्वास हो जाएगा कि पेपर यहीं से आया है। बोर्ड परीक्षा 2024 में जो क्वेश्चन आया, पहला Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2, उपरोक्त अभिक्रिया के संतुलित समीकरण में Fe का गुणांक क्या होगा? Fe का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा जब अपन रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं? बहुत बढ़िया बच्चे, सी ऑप्शन करेक्ट है, 3। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 3। ठीक है, क्यों? O4 है, मैं यहां लिख देता हूं Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2। तो O कितने हैं? 4, तो O 4 कर दिए। अब 4H2 Fe3 है, Fe3 कर दिए। तो यही उसने पूछा है कि 3 Fe का गुणांक क्या है? Fe का कोफिशिएंट 3 है, 3। Fe का कोफिशिएंट 3 है। बच्चे गुगन राम से नाम से कमेंट आ रहा है, मैंने कल की क्लास का बता दिया। क्या कमेंट देखना यार, लेफ्ट हो जाइए आप, कोई जरूरत नहीं है। मैंने कल की क्लास का बता दिया, कल 7 बजे क्लास लगेगी, फिर क्या मेरा कमेंट देखना। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट के ऊष्मीय वियोजन से प्राप्त नाइट्रोजन युक्त गैस का नाम, जिसमें नाइट्रोजन होती है। लेड नाइट्रेट को जब हम लोग ऊष्मीय वियोजन करते हैं, द नेम ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग गैस obtained from thermal decomposition of lead nitrate। कौन सी गैस निकलती है जब हम लोग लेड नाइट्रेट को तोड़ते हैं?
थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, उष्मीय वियोजन करते हैं, तब बच्चे कौन सी गैस निकलती है जिसमें नाइट्रोजन होती है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 गैस निकलती है वहां। लेड नाइट्रेट वाली समीकरण आपने देखी है, 2PbNO3 की ट्वाइस इक्वल टू 2PbO प्लस O2 प्लस 2PbO प्लस O2 प्लस NO2 निकलते हैं वहां, ठीक है। NO2 निकलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है बच्चे वो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वो, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगा वो, 4NO2 बनेंगे यहाँ, सॉरी 4NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, करेक्ट आंसर बच्चे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चे। कोयले के दहन से प्राप्त गैस का नाम लिखिए। राइट द नेम ऑफ द गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ कोल। कंबस्शन ऑफ कोल, कोयले का जब दहन करते हैं, कार्बन का जब दहन करते हैं, ठीक है। राइट द नेम ऑफ द गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ कोल। तो कौन सी गैस निकलती है उस समय जब कोयले का दहन किया जाता है बच्चे, तब कौन सी गैस निकलती है? कोयले का जब दहन किया जाता है तब कौन सी गैस निकलती है? तो कोयले का दहन करोगे, कंबस्शन करोगे तो C+O2 इक्वल टू CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत बढ़िया बच्चे, बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड करेक्ट आंसर है, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखो। कॉपर सेकंड ऑक्साइड, कॉपर सेकंड ऑक्साइड यानी CuO प्लस हाइड्रोजन प्लस H2 इक्वल टू कॉपर प्लस जल, तो Cu प्लस H2O। उपरोक्त शब्द समीकरण के लिए, मतलब कॉपर सेकंड ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू कॉपर प्लस वाटर, ये जो रिएक्शन दी हुई है, वर्ड इक्वेशन दी हुई है, ये आपको वर्ड में लिखा हुआ है, शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी केमिकल रिएक्शन लिखनी, मतलब ये लिखना है, वर्ड को केमिकल रिएक्शन बनाना है। वर्ड दिए हुए, शब्द दिए हुए, उसको केमिकल रिएक्शन बनाना है। क्वेश्चन समझो, क्वेश्चन कहता है उपरोक्त शब्द समीकरण, मतलब आपको एक वर्ड इक्वेशन, शब्दों में एक समीकरण दी हुई है, शब्दों में एक समीकरण दी हुई है और आपको उसकी रासायनिक समीकरण लिखनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो क्या होगा, कॉपर सेकंड ऑक्साइड यानी CuO प्लस H2, CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O, Cu प्लस H2O, ठीक है। तो ये बच्चे हमारे पास शब्दों में रिएक्शन आ जाएगी, शब्दों में दी हुई है और हमें इसकी बैलेंस रिएक्शन बनानी है, ठीक है। बैलेंस रिएक्शन बन जाएगी। क्लियर, समझ गए होंगे आप कि किस तरह से किया है। ये पहले भी आ चुकी है रिएक्शन, मैं आपको अगर क्लियर करूं ना पीछे, तो ये रिएक्शन बच्चे पीछे आ चुकी है, दिखाता हूं आपको मैं। ये आई थी जब ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ना, लगभग रिपीट होती है रिएक्शन। अब देखना, आप ये पढ़ी है रिएक्शन, पहले इस तरह से आ गई है ना, पहले इस तरह से आ गई, अब थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके दे दिया उसने, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करके दे दिया। रिएक्शन वही है, देखो रिएक्शन वही है जो पहले पूछा था, फॉर्मेट चेंज कर दिया उसका, बस। क्लियर है, समझ आ गई होगी बात। चलिए बच्चे आगे देखते हैं क्या कहता है। दादा अगला क्वेश्चन कहता है, कॉपर ऑक्साइड में उपचयन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। ड्रा ए डायग्राम ऑफ द ऑपरेटर्स सेटअप टू डेमोन्स्ट्रेट द ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर टू कॉपर ऑक्साइड। एक डायग्राम हमें ड्रॉ करना है जो ये क्लियर करे कि कॉपर को कॉपर ऑक्साइड में बदलने वाला एक डायग्राम बनाना है, अपने को चित्र बनाना है एक। तो आपकी बुक के अंदर 1.10 डायग्राम जो दिया हुआ है, डायग्राम नंबर, कुछ नहीं किया उसने, एक डिश के अंदर, पोर्सिलेन डिश के अंदर कॉपर का चूरन लिया हुआ है, कॉपर का पाउडर लिया हुआ है, ठीक है, और इसको एक स्टैंड पे रखा हुआ है उसने। यहां एक स्टैंड लगाया हुआ है
और इसको गर्म कर रहा है बस। क्योंकि ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एडिशन का मतलब क्या है कि हम किसी ना किसी को बर्न कर रहे हैं, जला रहे हैं, है ना। तो फिर वो कॉपर जो है, ये कॉपर लिया इसने, यहाँ लिखना है अपने को कॉपर, ठीक है, ये कॉपर है, कॉपर है ये। और ये आ गया ट्राइपॉड स्टैंड आ गया, बर्नर आ गया, ये सारा लिखना है। तो ये कॉपर सेकंड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉपर सेकंड ऑक्साइड। ये कॉपर सेकंड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। डायग्राम 1.10 आप देख लेना आपकी बुक का, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ गई है बात? उम्मीद करता हूं बच्चे आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, बोर्ड परीक्षा 2025 के अंदर इस चैप्टर से क्या क्या पूछा गया। बोर्ड परीक्षा 2025 यानी कि लास्ट ईयर 2025 में इस चैप्टर से क्या पूछा गया, वो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। 2025 के क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछे गए हैं। रिएक्शन दी हुई है PbO प्लस C, 2PbO प्लस C इक्वल टू 2Pb प्लस CO2। ये रिएक्शन दी हुई है। 2PbO प्लस C इक्वल टू 2Pb प्लस CO2, ये रिएक्शन दी हुई है। अब इसके कुछ मेरे को स्टेटमेंट दिए हुए हैं, फैक्ट दिए हुए हैं, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। क्या कहता है? सीसा उपचयित हो रहा है, मतलब लेड जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है, मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। और लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है। पहली चीज बच्चे ध्यान रखना, कभी भी ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, मतलब उपचयन हो रहा है या अपचयन हो रहा है, वो रिएक्टेंट का ही होता है, वो रिएक्टेंट का ही होगा। ना तो वो लेड का होगा, पीबी का नहीं होगा, वो प्रोडक्ट का नहीं होता, उत्पादों का कभी भी नहीं होता। तो लेड का कुछ भी नहीं होगा यार, ये तो प्रोडक्ट बना है ना। तो सीसा उपचयित हो रहा है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। CO2 उपचयित हो रहा है, ये भी गलत है, क्योंकि प्रोडक्ट का ना तो ऑक्सीडेशन होता है ना रिडक्शन होता है। ये दोनों गलत है, ये दोनों गलत है। अब जो दो ऑप्शन बच गए ना, ठीक है, अब उसको देखो। कहते हैं कार्बन उपचयित हो रहा है, तो C से क्या बना? CO2 बना, मतलब कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ा, तो बिल्कुल सही है। कार्बन उपचयित हुआ मतलब कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, बिल्कुल सही है, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ है, करेक्ट है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, मतलब लेड ऑक्साइड रिड्यूस हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूस हो रहा है, तो लेड ऑक्साइड लेड में बदला, मतलब ऑक्सीजन निकला। ऑक्सीजन का निकलना रिडक्शन ही होता है, ये रिडक्शन ही होता है, ये अपचयन ही होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। लेड ऑक्साइड अपचयित हुआ है, मतलब रिड्यूस हुआ है, और कार्बन जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ है। तो मतलब थर्ड भी सही है और फोर्थ भी सही है, थर्ड एंड फोर्थ दोनों स्टेटमेंट सही है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट बैठेगा, थर्ड एंड फोर्थ। कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है? वो डी सही है। बहुत बढ़िया बच्चे, आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट आ गया है, डी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है इसके लिए। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 2025 में अगला प्रश्न क्या पूछा गया। 2025 में अगला प्रश्न जो हमारे से पूछा गया, ये बच्चे 2024 का ही प्रश्न है। एक पेज, एक मिनट रुके आप, मैं क्लियर कर देता हूं आपको। बिल्कुल 2025 का प्रश्न जो है ना, ये 2024 में पूछा गया प्रश्न था। 2024 में जब हम ये वाला प्रश्न कर रहे थे ना, ये वाला इस प्रश्न के अथवा का प्रश्न है जो अब हम डिस्कस करेंगे, ये वाला प्रश्न, ये 2024 का ही प्रश्न है, ठीक है। उसके अथवा में था, क्या कहता है? अपचयन को परिभाषित करो, रिडक्शन को डिफाइन करना है। रिडक्शन को क्या होता है? रिडक्शन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम, रिपीट क्वेश्चन है। अपचयन को परिभाषित करना है। अपचयन रिडक्शन क्या होता है? हाइड्रोजन का जुड़ना या ऑक्सीजन का निकलना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, ये होता है अपचयन, ठीक है, रिडक्शन। अगला वही सेम शब्द समीकरण दी हुई है, संतुलित समीकरण लिखनी है, मतलब आपको वर्ड इक्वेशन दी हुई है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है। क्या कहता है? आयरन मतलब Fe प्लस कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4
इक्वल टू आयरन सल्फेट मतलब FeSO4 प्लस कॉपर, कॉपर यानी Cu। ये लो, ये लिख दी। आपको एक वर्ड इक्वेशन दी हुई है, आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है। वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। समझ आ गई ये बात? अगला क्वेश्चन, ड्रा ए डायग्राम ऑफ द apparatus set up to demonstrate the reaction of iron nails dipped in copper sulfate solution। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी लोहे की कीलों की अभिक्रिया के प्रदर्शन के लिए व्यवस्थित उपकरण चित्रित कीजिए। तो आपको एक डायग्राम बनाना है जिसमें आपको ये शो करना है कि जो आयरन नेल है वो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई है। ठीक है, जो लोहे की कीलें हैं वो कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई हैं। तो मैं बता दूं बच्चे, आप पेपर में कैसे बनाएंगे, क्योंकि मेन बात यह है कि पेपर में हमारे पास सिर्फ ब्लू पेन होता है। तो हम पेपर में कैसे बनाएं कि एग्जामिनर जो है हमारे डायग्राम से सेटिस्फाई भी हो जाए और हमारे नंबर भी पूरे हैं। तो पेपर में हम किस प्रकार से बनाएं वो थोड़ा देख लें कि किस प्रकार से हमें पेपर में ये डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक टेस्ट ट्यूब लें, उसके अंदर कॉपर सल्फेट दिखा दें, CuSO4 कॉपर सल्फेट, और ब्रैकेट में लिखते हैं नीला रंग। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? नीला, ब्लू कलर। ठीक है, ब्लू कलर, ब्लू कलर ये जरूर लिखें, नीला रंग, क्योंकि अदरवाइज हम दिखाएंगे कैसे। हमारी बुक में तो बहुत बढ़िया डायग्राम बनाया हुआ है, ब्लू कलर दिखाया हुआ है ना, लेकिन हम यहां नहीं दिखा सकते, इसलिए हमें यहां लिखना है नीला रंग। ठीक है, अब आपने इसके अंदर लोहे की कीलें डालनी है, तो 2 कीलें डाल दें, सफिशिएंट है। तो इस तरह से ये दिखा दें। ठीक है, ये आयरन नेल होगी, लोहे की कीलें आयरन नेल होगी। अब जो रिएक्शन होने के बाद क्या होगा वो भी डायग्राम में ड्रॉ करना है अपने को कि रिएक्शन होने के बाद क्या होगा। तो रिएक्शन होने के बाद यहां आप ये FeSO4 बन जाएगा, ब्रैकेट में लिखते हैं हरा रंग, हल्का हरा या हरा, हरा रंग हो गया इसका। और अब जो लोहे की कीलें दिखाए ना आप, उसको ऐसे फिल कर दे, मतलब डार्क कर दे। पहले ब्लैंक छोड़ी थी ना, अब उसको ऐसे पूरा शेडेड कर दें उसको। दोनों डायग्राम में फर्क दिखना चाहिए। ठीक है, दोनों डायग्राम में फर्क दिखना चाहिए। तो अब वो लोहे की कीलें थी, अब यहां आप लिख देंगे तांबा जो लोहे की कील पर जमा हुआ, मतलब कॉपर डिपॉजिटेड एट आयरन नेल। तो इस तरह से दिखा दें उसको। ये डायग्रामेटिक बच्चे अपने को क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, ये डायग्राम में अपने को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, बात को क्लियर करना पड़ेगा कि ये हुआ है। तो इस तरह से डायग्राम आपको बनाना है, दोनों डायग्राम होने चाहिए, क्लियर होनी चाहिए बात कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है, चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अब 2025 के एग्जाम में जो पूछा गया प्रश्न है 2025 में क्या कहता है, CaO प्लस H2O इक्वल टू X प्लस उष्मा। उपरोक्त अभिक्रिया में X का रासायनिक नाम लिखिए। CaO प्लस H2O इक्वल टू X प्लस हीट, राइट द केमिकल नेम ऑफ X इन अबव रिएक्शन। इस अभिक्रिया के अंदर हमें X का नाम लिखना है कि X क्या है। तो CaO जब जल से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CaOH की ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की ट्वाइस, CaOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH की ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो
तो CaO प्लस H2O इक्वल टू CaOH की ट्वाइस। ध्यान रखें X का नाम लिखना है आपने, X का नेम लिखना है आपने, तो आप नेम ही लिख के आए पेपर में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नाम लिखना है तो नाम ही लिखे बच्चे, ये विशेष ध्यान रखें, ठीक है ना। नाम लिखना है तो नाम ही लिखें, और फार्मूला का है तो फार्मूला लिखें, ये विशेष ध्यान रखना थोड़ा सा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फिर कहता है बीकर को चित्रित कीजिए, ड्रा द बीकर। बीकर का डायग्राम बनाना है, कुछ भी नहीं करना, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बीकर का डायग्राम बनाना है। तो कांच का बीकर आपको ड्रॉ करना है। तो बीकर के इस तरह से एक नुकीला सा सिरा होता है, ये बीकर बन गया है, बीकर बनाना था, ठीक है। तो यहां लिख दे कांच का बीकर, कांच का बीकर, ठीक है, ग्लास बीकर है ये। और ज्यादा लेबलिंग करनी है तो यहां आप इसका वॉल्यूम लिख सकते हैं कि कितने आयतन का आपने बनाया है, जैसे 500 ml, ये बीकर पर लिखा होता है, और इस तरह से निशान लगे होते हैं, ठीक है, इस तरह से निशान लगे होते हैं बीकर पर। और ज्यादा क्लैरिफाई करना है तो, बाकी इतना जरूरत नहीं है, वो भी सफिशिएंट था आपके। बाकी अगर पूरा सिस्टमेटिक बनाना है तो ये बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन के लिए, देखो ये भी रिपीट हो गया, पहले क्या आया था, लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं उसका, मतलब उसको वियोजित करते हैं, तो नाइट्रोजन युक्त कौन सी गैस निकलती है। अब यहां नाम आ गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन बच्चे रिपीट ही होने हैं, एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन रिपीट ही होने हैं, क्वेश्चन कोई नया नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। जैसे हमने पढ़ लिया, क्या हमने पढ़ लिया, CuSO4 प्लस Fe इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। अब हो सकता है एग्जाम में आ जाए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है, एक उदाहरण लिख दो। रिपीट क्वेश्चन है, हम ये नहीं कह सकते नया क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2O, ये भी हमने पढ़ा। अब एग्जाम में आ जाए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो हम लोग बता सकते हैं, वो रिपीटेड में माना जाएगा वो, ठीक है ना। नया क्वेश्चन नहीं है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड में आने हैं, ठीक है। तो बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदल जाती है उसकी, और कुछ भी नहीं होता। चलिए, लेड नाइट्रेट के तापन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को प्रदर्शित करने के लिए व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। ड्रा ए डायग्राम ऑफ द ऑपरेटर्स सेटअप टू डेमोन्स्ट्रेट द एमिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस अपॉन हीटिंग लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट को गर्म करना है तो आपने कुछ भी नहीं करना, एक प्रणाली लें, एक टेस्ट ट्यूब लें, जब भी गर्म करें एक बात ध्यान रखना, टेस्ट ट्यूब जब ले रहे हैं तो तिरछी रखनी होती है उसको, ठीक है। इसके बीच में आप दिखा दें लेड नाइट्रेट है ये, यहां लिख दें लेड नाइट्रेट PbNO3 की ट्वाइस, ठीक है। इसको गर्म करता हुआ दिखा दें, ये बीकर बर्नर गर्म कर रहे हैं इसको बर्नर से। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप दिखाना चाहते हैं तो या टंग और दिखा सकते हैं, टंग वो होती है जिससे हम होल्डर दिखा सकते हैं, होल्डर वो होता है जिससे हम टेस्ट ट्यूब को होल्ड करते हैं, ये होल्डर दिखा सकता हूं मैं ज्यादा से ज्यादा। अगर या और कुछ दिखाना चाहूं तो इस तरह से होल्डर दिखा सकते हैं आप कि ये होल्डर से आपने टेस्ट ट्यूब को पकड़ा हुआ है, ठीक है, ये होल्डर हो गया। और यहां से धुएं निकलते हुए दिखाने, यहां से धुएं निकलते हुए दिखाने, डायग्राम आपकी बुक में बना हुआ है, ये दिखा दें NO2, बस ये चित्र बन गया, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है डायग्राम। कोई भी डायग्राम है वो आपकी बुक में जितने भी डायग्राम दिए एक बार नजर से निकाल जाना, क्योंकि इस तरह के चित्र पेपर में पूछे हुए हैं, तो बड़े जनरल से डायग्राम है, ये कुछ भी नहीं है इनके अंदर, तो बड़े आराम से आपका हो जाएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारा फर्स्ट चैप्टर जो हमने डिस्कस किया।
अब हम बात करेंगे सेकंड चैप्टर की। सेकंड चैप्टर की बात हम करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर देखने वाले हैं हम। सेकंड चैप्टर हमारा क्या कहता है, सेकंड चैप्टर देखेंगे अभी हम कि सेकंड चैप्टर क्या कहता है हमारा। चलिए अब सेकंड चैप्टर को देख लें एक बार कि सेकंड चैप्टर क्या कहता है। लो सेकंड चैप्टर हमारा आ गया है, फ्रॉम बिगिनिंग, स्टार्टिंग से देख लेते हैं सेकंड चैप्टर। तो मैं फिर बता दूं बच्चे, ब्रह्मास्त्र क्लास लेकर हम आपके बीच आए हैं और ब्रह्मास्त्र क्लास में हमारा जो टारगेट रहेगा 3 घंटे की क्लास जो है वो रहेगी मेरी। आज 3 घंटे की नहीं रहेगी क्लास, आज मैं आपको 3 चैप्टर कराने वाला हूं। मैं फिर शेड्यूल बता दूं आपको बच्चे, आज मैं आपको 3 चैप्टर कराने वाला हूं, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, कल शाम को 7 बजे हमारी क्लास रहेगी। कल शाम को 7 बजे क्लास रहेगी हमारी और हम लोग चौथा, पांचवा, छठा और 7वां और 8वां चैप्टर करने वाले हैं। चौथे से लेकर 8वां चैप्टर करने वाले हैं। उसके बाद साइंस के एग्जाम से पहले जस्ट हमारी क्लास रहेगी जिसमें हम लोग 9वां, 10वां, 11वां चैप्टर कर देंगे, फिर 12वां और 13वां चैप्टर कर देंगे। तो ये क्लासें हमारी रहेंगी, रूटीन रहेगा हमारा। तो कल शाम को 7 बजे भी आप लाइव आना मत भूलिएगा। तो चलिए ब्रह्मास्त्र क्लास में हम लोग अगली कड़ी लेकर आए हैं आपके लिए, अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार, लवण। तो चलिए देखते हैं 2022 में बोर्ड एग्जाम 2022 के क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2022 में इस चैप्टर से क्या पूछा गया देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। निम्न में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है। ऑप्शन दिया है धोने का सोडा, जिप्सम, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। मैं फिर बता दूं बच्चे, रामबाण सीरीज जो है वो भी आप देख लीजिएगा, समय आपके पास है, सफिशिएंट समय है, फास्ट स्पीड में लगाकर ही देख लीजिएगा। रामबाण सीरीज और ब्रह्मास्त्र करने के बाद मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि बोर्ड के एग्जाम में ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको ना आता हो। बोर्ड का एग्जाम पूरा आपको आता होगा वहां। तो निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल उपस्थित नहीं है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है जिसमें, वो सब्सटेंस आपको बताना है। धोने का सोडा, धोने के सोडे में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है Na2CO3.10H2O, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ये धोने के सोडे में होता है, वॉशिंग सोडे में होता है। जिप्सम, जिप्सम होता है CaSO4.2H2O, तो इसमें भी क्रिस्टलाइजेशन वाटर है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन अवेलेबल है। ठीक है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, तो इसमें क्रिस्टलन जल नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बैठेगा सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। इनमें से कौन से पदार्थ में क्रिस्टलन जल नहीं है, तो सी ऑप्शन, बेकिंग सोडा। सेकंड क्वेश्चन हमारा कहता है दिए गए चित्रानुसार उपरोक्त अभिक्रिया में बनने वाली एक्स गैस को पहचानिए। तो एक डायग्राम आपको दिया हुआ है, वो डायग्राम देख लीजिए। डायग्राम है, ये रामबाण में भी करवाया था मैंने आपको। तो ये डायग्राम आपकी स्क्रीन पर है। अब यहां दिया हुआ है दानेदार जस्ता, जिंक ग्रेन्यूल मतलब Zn, और डाइल्यूट H2SO4 दिया है, तनु H2SO4 दिया है प्लस H2SO4, तो क्या बनेगा ZnSO4 प्लस H2, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहां। तो चित्र में जो गैस बन रही है वो गैस आपको पहचाननी, तो कौन सी गैस बन रही है, सी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस यहां बन रही है, सी। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है उसको देखते हैं। संतरे में पाए जाने वाले अम्ल, नेम द एसिड फाउंड इन ऑरेंज। ऑरेंज में, संतरे में पाए जाने वाले अम्ल का नाम हमें बताना है, तो सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक एसिड। संतरे में सिट्रिक अम्ल होता है, सिट्रिक एसिड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाइए। ड्राई लेबल डायग्राम शोइंग द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, ये पेपर में लगभग कई बार रिपीट हो चुका है।
अम्ल के जलीय विलयन द्वारा विद्युत के संचालन का नामांकित चित्र बनाइए। कैसे बनाएंगे हम लोग? हमने अम्ल का जलीय विलयन ले लेना है, जैसे ये ले लिया अम्ल का जलीय विलयन, ठीक है। इसमें हमने रबड़ के 2 कारक लगाने हैं, क्योंकि रबड़ जो होता है वो इंसुलेटर होता है। रबड़ इसलिए लगाया है क्योंकि रबड़ इंसुलेटर हुआ। ये रबड़ के 2 कारक लगा दिए। इसमें लोहे की कीलें लगा दी, ये लोहे की कीलें लगा दी है, ठीक है, लोहे की कीलें लगा दी हैं। अब लोहे की कीलें आपस में कहीं भी कनेक्टेड नहीं है, कहीं से भी जुड़ी हुई नहीं है। अब हमने एक तार ली, कनेक्टिंग वायर, इधर से भी एक कनेक्टिंग वायर ली, यहां बैटरी लगा दी, प्लस माइनस, ठीक है, बैटरी लगा दी, और ये बटन लगा दिया, कुंजी लगा दी, और ये लगा दिया बल्ब। ये क्या लगा दिया? यहां बल्ब लगा दिया, बल्ब लगा दिया। अब हम करंट पास करेंगे, धारा प्रवाहित कर देंगे इसके अंदर। धारा प्रवाहित करेंगे तो स्विच को ऑन करना है, और स्विच को ऑन करने का मतलब इसके बीच में डॉट लगाना है, ये के लिखना है, के मतलब की, यानी कुंजी, स्विच के। बटन ऑन कर दिया मैंने, रेड डॉट लगाया है मैंने इसके अंदर, इसका मतलब बटन ऑन कर दिया है। अब अगर ये अम्ल का जलीय विलयन है, यहां लिखना है अम्ल का जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड, ठीक है। अगर अम्ल का जलीय विलयन चालक हुआ तो बल्ब जल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाली तार जो है, ये वाली जो तार है और ये वाली तार है, ये एसिड के थ्रू ही आपस में पूरा सर्किट कर रही है, एसिड के थ्रू ही पूरा सर्किट कर रही है, ये अम्ल के थ्रू ही सर्किट पूरा हो रहा है ये। तो अगर अम्ल का विलयन चालक है तो बल्ब जल जाएगा, अदरवाइज बल्ब नहीं जलेगा। तो यहां क्या होता है, यहां लिखेंगे बल्ब जल उठता है, बल्ब जल उठता है। तो इसका मतलब अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालक है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालक है। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? स्वाद के आधार पर अम्ल और क्षार में अंतर, राइट द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस बेस्ड ऑन देयर टेस्ट। तो अम्ल जो होते हैं, एसिड जो होते हैं, वो स्वाद में खट्टे होते हैं, खट्टे होते हैं, सोर इन टेस्ट। और क्षार जो होते हैं, बेस जो होते हैं, ये क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, बिटर होते हैं, बिटर इन टेस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? दंत क्षय का कारण लिखिए, राइट द कॉज ऑफ टूथ डिके। दंत क्षय का कारण। तो दंत क्षय क्यों होता है? दंत क्षय क्यों होता है, टूथ डिके क्यों होता है बच्चे? क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद हमारे जो मुंह है, माउथ है, इसके अंदर बैक्टीरिया जो है, जीवाणु जो है, वो क्रिया करनी स्टार्ट कर देते हैं, और मुंह में वो क्या करते हैं, अम्ल बना देते हैं, एसिड बना देते हैं। ऐसे केस में जो पीएच होता है वो 5.5 से कम हो जाता है। मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। और जब मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है तो ये क्या करता है, दांतों का जो इनेमल होता है ना, जो कि सबसे हार्ड लेयर है हमारी बॉडी की, इनेमल, उसको भी ये डीके कर देता है, खत्म कर देता है, संक्षारित कर देता है। मुंह का पीएच जब 5.5 से कम हो जाता है तो शरीर की सबसे कठोर परत, मतलब हमारी बॉडी की सबसे हार्ड लेयर, इनेमल जो है, वो भी टूटने लग जाती है, गलने लग जाती है, संक्षारित हो जाती है, कोरोइड हो जाता है, उसका भी कोरिजन हो जाता है। तो ऐसे केस में हमारे दांत जो है वो टूटने लगते हैं। तो मोटी मोटी बात यही है, दंत क्षय का कारण क्या है? तो जो लोग भोजन करने के बाद पेस्ट नहीं करते, तो ऐसे केस में बैक्टीरिया जो होते हैं मुंह में अभिक्रिया करके उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, और मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है, जिसके कारण इनेमल जैसी कठोर परत है वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और दंत क्षय, टूथ डीके का कारण बनती है। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? लवण के विलयन की चालकता की जांच के लिए नामांकित चित्र बनाइए। ड्रा ए लेबल डायग्राम फॉर टेस्टिंग द कंडक्टिविटी ऑफ ए साल्ट सॉल्यूशन। यही डायग्राम बना देना, सेम यही वाला, बस जहां अम्ल लिखा है वहां लवण लिख देना, जहां अम्ल लिखा है वहां लवण लिख देना, बस बाकी वही रहेगा, ठीक है।
बाकी कुछ भी चेंज नहीं होगा, अमल की जगह लवण लिख देना बस। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न को सुमेलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग, ये मैंने रामबाण सीरीज में भी आपको करवाया था। मैच द फॉलोइंग, निम्न को सुमेलित कीजिए, मैच द फॉलोइंग। तो जिप्सम, मैच द फॉलोइंग करना है जिप्सम। मैं फिर बता दूं आपको बच्चे, जो सही सूत्र हो वो बिल्कुल सामने लिखना। जिप्सम, जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4.2H2O। ये बिल्कुल सामने लिखना, ऐसे मैचिंग मत करना। यहां लिखना P और यहां लिखना फोर्थ, मतलब P जो है फोर्थ से मैच हो रहा है। ये काम करने का तरीका है। क्यों कहता है विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। विरंजक चूर्ण कौन सा होता है, विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2। तो यहां लिखना थर्ड, ऐसे CaOCl2, ठीक है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल रिया आपने कमेंट किया है P इज 4, तो बिल्कुल ऐसे ही मैच होना चाहिए। बेकिंग सोडा होता है NaHCO3, तो मतलब R यहां लिखोगे बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा। उसके बाद यहां लिखोगे फर्स्ट NaHCO3, NaHCO3, ठीक है। फिर कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो S का सेकंड है, S का सेकंड है, तो S हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। पूरा लिखोगे पेपर में तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसके आगे सेकंड लिख दोगे CaSO4.12H2O। तो इस तरह से बच्चे मैचिंग होनी चाहिए, इस तरह से मैचिंग होनी चाहिए, बिल्कुल सामने लिखना है उसके। ये मैंने पहले भी बताया आपको ना, बिल्कुल सामने लिखना है उसके। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जब एक सोडियम यौगिक X की तनु HCl से विक्रिया होती है, सोडियम का एक यौगिक है X, व्हेन ए सोडियम कंपाउंड X रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, तब लवण, जल और एक गैस बनती है। यौगिक X का पावरोटी ब्रेड को मुलायम व स्पंजी बनाने के लिए उपयोग होता है। कंपाउंड X इज यूज्ड टू मेक ब्रेड सॉफ्ट एंड स्पंजी। तो आपको यहीं से हिंट मिल गया है कि यौगिक X जो है पाव रोटी यानी ब्रेड को मुलायम और स्पंजी बनाता है। तो आपका जो X है वो बेकिंग सोडा है, NaHCO3 है, NaHCO3 है ना, क्योंकि बेकिंग सोडा ही है जो ब्रेड को मुलायम और स्पंजी बना देता है, सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाता है। गैस Y टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लाइम वाटर को जो मिल्की करती है, चूने के पानी को जो दूधिया करती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, ये भी हमने पढ़ा है ना। तो सोडियम का एक यौगिक X NaHCO3 तनु HCl से जब रिएक्ट करता है, डाइल्यूट HCl से जब रिएक्ट करता है, तो लवण, जल और एक गैस Y बनाता है। तो NaHCO3 की जब आप एसिड से रिएक्शन करवाओगे, HCl से रिएक्शन करवाओगे, तो यहाँ NaCl बनता है, H2O बनता है और CO2 बनता है। तो कंपाउंड X तो है NaHCO3 और Y जो है वो है CO2। तो यही उसने कहा है यौगिक X तथा गैस Y के नाम लिखिए। तो यौगिक X इक्वल टू बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हैं आप, और Y इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। नाम लिखने बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड ही लिखोगे पेपर में, मैंने CO2 लिखा है, जबकि पेपर में साफ है राइट द नेम ऑफ कंपाउंड X एंड Y। तो नेम का मतलब नेम ही है बच्चे, तो वहां आप Y को कार्बन डाइऑक्साइड ही लिखें, CO2 ही लिखें, ठीक है। चलिए बच्चे आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है हमारा। बोर्ड परीक्षा 2023, बोर्ड परीक्षा 2023 में इस चैप्टर से क्या पूछा गया वो देखते हैं। सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम, द केमिकल नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन विनेगर इज एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड। फिर कहता है उदासीनीकरण अभिक्रिया को परिभाषित कीजिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बताइए क्या होती है न्यूट्रलाइजेशन। अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं, तो ये लवण और जल बनाते हैं, साल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं।
अम्ल और क्षार जब आपस में क्रिया करते हैं तो वो लवण और जल बनाते हैं, मतलब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके साल्ट एंड वाटर बनाते हैं। यही रिएक्शन जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। इसी रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, गंधीय सूचक का कोई एक उदाहरण लिखो। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर आपको लिखना है तो आप प्याज लिख दें, वनीला लिख दें, है ना, वनीला लिख दें, ओलाइव ऑयल मतलब लौंग का तेल लिख दें, कुछ भी लिख दें। गंधीय सूचक के एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हुए बड़े इजी तरीके से, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, अभी पीछे क्वेश्चन पढ़ा था हमने, ये लाइम वाटर को जो मिल्की करती है, ठीक है। तो चूने के पानी में मतलब लाइम वाटर में, लाइम वाटर हो गया CaOH की ट्वाइस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, तो हमने क्या किया, इसमें CO2 गैस पास कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर दी। तो क्या हुआ इस केस में, यौगिक A का श्वेत अवक्षेप बनता है। तो यहां आपको पता होगा, मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझाया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O, तो ये व्हाइट PPT बना है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का, ये यौगिक A है, यौगिक A। अब यौगिक A का अवक्षेप बन गया। अब इसमें अगर हम और कार्बन डाइऑक्साइड पास करें, मतलब इसके अंदर जो CaCO3 प्लस H2O बना है, इसमें ज्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पास करें, एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करें, तो CO2 और पास कर दी, तो ये जल में विलेयशील पदार्थ B बनाता है, वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस B। तो यहां बनता है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। राइट द केमिकल फार्मूला, अब रासायनिक सूत्र लिखने हमें A और B के, A और B के। तो A का सूत्र है CaCO3 और B का सूत्र है CaHCO3 की ट्वाइस। ये A और B के सूत्र आ गए हमारे पास। एंड राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, और केमिकल रिएक्शन लिख दिए, दोनों लिख दिए। तो लाइम वाटर वाली तो ये हो गई और दूसरी ये हो गई जब एक्सेस में CO2 पास की है। चूने के पानी वाली ऊपर वाली आ जाएगी, एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कर रहे हैं वो नीचे वाली आ जाएगी। क्लियर। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया इस चैप्टर से, इसके अथवा में जो आया था, शुद्ध जल की पीएच का मान, तो बड़ा सिंपल सी बात है 7, प्योर वाटर की पीएच लिखनी है 7 है, सिंपल सी बात है। चलो तो एक तो प्योर वाटर की पीएच आ गई, 7 है प्योर वाटर की पीएच। तो उसके बाद क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट मतलब Na2CO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सोडियम कार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करना है HCl। मैंने आपको पहले ही बताया जितने Na है उतने ही H कर लीजिए, जितने Na है उतने ही H कर लीजिए, तो H भी 2 कर ले। अब Na की जगह H और H की जगह Na कर दीजिए, बस कुछ भी नहीं करना। तो जो H है वहां तो Na लिख दें, तो जो H था उसकी जगह Na लिख दिया, तो 2 NaCl हो गया, ठीक है। और जो Na है उसकी जगह H लिख दें, तो H2CO3 हो जाएगा, जो टूट जाएगा H2O प्लस CO2 में। ये लो, ये रिएक्शन होगी। तो कहते हैं कंपाउंड A इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट। तो ये बना कंपाउंड A, कंपाउंड A इज आल्सो कॉल्ड एज कॉमन साल्ट। A को साधारण नमक भी कहते हैं, मतलब ANaCl है, सोडियम क्लोराइड है। A के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की, A के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ A के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित की तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो A के जलीय विलयन को लेना है, A के एक्वस सॉल्यूशन को लेना है और उसमें करंट भी पास करना है, मतलब क्लोर क्षार अभिक्रिया लिखनी है, क्लोर एल्कली रिएक्शन लिखनी है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो NaCl का जलीय विलयन मतलब HOH, करंट पास करना है, धारा प्रवाहित करनी है। अभी आपको बताया था Na की जगह H और H की जगह Na, तो H की जगह तो Na लिख देंगे आप, तो NaOH बन जाएगा। और जो Na है उसकी जगह H लिखेंगे तो HCl बन जाएगा।
पर यहाँ HCl टूट जाता है क्योंकि इसमें करंट पास किया जा रहा है, तो HCl टूट जाता है H2 और Cl2 में। इसलिए हमें क्या करना है, जो HCl था वो टूट गया H2 और Cl2 में, तो H भी 2 और Cl भी 2, इसलिए बाकी सारे 2 ले लेने हैं ताकि H भी 2 हो जाए और Cl भी 2 हो जाए, तो रिएक्शन हो जाएगी क्लोरोएल्कली वाली। ठीक है, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं इस रिएक्शन को। तो पीएच तो हो गई 7। ठीक है, अब हुआ क्या, कंपाउंड ए इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाते हैं तो 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2 बनता है। अब NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में जब करंट पास करते हैं तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन यानी HOH, तो यहाँ Na को H की जगह, H को Na की जगह लिख दो, तो जब यहाँ H आएगा तो HCl बन जाएगा, और क्योंकि इसमें करंट पास किया तो उसको तोड़ दोगे। अब यहाँ Na की जगह H आया तो HCl, तो इसमें एक ही H है, लेकिन हम लिख रहे हैं H2 और Cl2 2 ले रहे हैं, तो ये 2 ले लो बस, और H की जगह Na लगा दो तो 2 NaOH बन गए। ये लो, ये रिएक्शन हो गई, ये कंप्लीट है रिएक्शन। आगे बात समझ, दोनों रिएक्शन लिख देनी है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। बोर्ड परीक्षा 2024 में क्या पूछा गया, बोर्ड परीक्षा 2024 के अंदर दही में उपस्थित अम्ल है ऑक्जेलिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल, मैथनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल। द एसिड प्रेजेंट इन योगर्ट इज ऑक्जेलिक एसिड, टार्टरिक एसिड, मैथनोइक एसिड, लैक्टिक एसिड। तो दही में जो अम्ल होता है कौन सा होता है, लैक्टिक एसिड। दही में लैक्टिक अम्ल होता है, लैक्टिक एसिड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। HCl के वियोजन से प्राप्त ऋणायन का रासायनिक सूत्र, द केमिकल फार्मूला ऑफ एनायन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डिसोसिएशन ऑफ HCl इज। HCl को तोड़ोगे, HCl को डिसोशिएट करोगे, HCl को तोड़ोगे, तोड़ने के बाद जो ऋणायन आएगा उससे, HCl को तोड़ो, तोड़ने के बाद जो उससे ऋणायन आएगा बच्चे, कौन सा ऋणायन आएगा उससे, तोड़ोगे, तोड़ने के बाद जो ऋणायन आएगा, तो ऋणायन आएगा, ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, तो ये Cl माइनस आएगा यहां, Cl माइनस, Cl माइनस। ठीक है, ऋणायन यहां Cl माइनस आएगा, HCl टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, तो यहां जो ऋणायन आएगा बच्चे वो आएगा Cl माइनस। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लो अभी किया था ये हमने, ये मैं फिर कह रहा हूं बच्चे, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, और आपको मैं फिर कहूंगा रामबाण सीरीज मैंने आपको करवाई है, उसके बाद मैं ब्रह्मास्त्र क्लास आपके लिए लेकर आया हूं। ये करने के बाद पेपर में ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो आपको ना आता हो। ये तीनों सीरीज अगर आप अटेम्प्ट कर लेते हैं तो कोई प्रश्न ऐसा नहीं होने वाला है जो आपको ना आता हो। अभी की थी रिएक्शन Na2CO3 प्लस HCl इक्वल टू X प्लस H2O प्लस CO2, तो क्या करेंगे हम, H की जगह Na लगा देंगे, बस 2NaCl बन जाएगा, यहाँ सोडियम क्लोराइड आ जाएगा। एंड X का रासायनिक नाम व सूत्र लिखिए, तो X का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड, साधारण नाम कहता तो साधारण नमक, अभी रासायनिक नाम कहा है उसने, तो सोडियम क्लोराइड, और सूत्र NaCl, सूत्र NaCl। तो चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र लिखिए। जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों हो जाता है, रासायनिक समीकरण देकर समझाइए। राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। व्हाई डज द प्लास्टर ऑफ पेरिस हार्डन ऑन एडिंग वाटर, एक्सप्लेन विद द सुटेबल केमिकल इक्वेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, और जब हम इसके अंदर जल मिलाते हैं CaSO4 डॉट हाफ H2O के अंदर, तो ये जिप्सम बन जाता है CaSO4 डॉट 2H2O। अब ये हाफ H2O है, ये 2H2O है, मतलब इसमें 1.5 यानी 3/2 वाटर ऐड करने हैं, ये रिएक्शन हो जाएगी, ये रिएक्शन हो जाएगी। CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O इक्वल टू CaSO4 डॉट 2H2O। तो क्या लिखेंगे, जल मिलाने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस कठोर क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जिप्सम में बदल जाता है। समीकरण दे देनी है अपने को, समीकरण आपके सामने है, क्या लिखेंगे,
CaSO4 डॉट हाफ H2O प्लस 3/2 H2O इक्वल टू CaSO4 डॉट 2 H2O। तो ये जिप्सम बन जाता है बच्चे, इसलिए ये कठोर हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अथवा के अंदर आया है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है अथवा के अंदर आया है, क्या कहता है देखते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम लिखिए। केक मुलायम और स्पंजी क्यों हो जाता है, उपरोक्त समीकरण देखकर समझाइए। राइट द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा। व्हाई डज द केक बिकम सॉफ्ट एंड स्पंजी, एक्सप्लेन विद ए सुटेबल केमिकल इक्वेशन। पहले तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो बेकिंग सोडा होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। नाम लिखना है बच्चे, नाम पूछा है तो नाम ही, मैं फार्मूला लिख रहा हूं लेकिन आपने नाम ही लिखना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, नाम पूछा तो नाम ही। केक मुलायम और स्पंजी क्यों हो जाता है, क्योंकि केक के अंदर हम लोग बेकिंग पाउडर डालते हैं, केक में बेकिंग पाउडर डालते हैं और बेकिंग पाउडर जो होता है वो बेकिंग सोडा और कोई भी एक जो एडिबल एसिड है, खाद्य अम्ल है, लाइक टार्ट्रिक एसिड, उसका मिश्रण होता है। ठीक है, और जब हम इसको केक में डालते हैं तो ये क्रिया होती है NaH की जगह HNa की जगह करोगे तो यहाँ वही H2CO3 बनेगा, H2 और CO2 में टूट जाएगा और H की जगह Na आ जाएगा, तो Na प्लस H2O प्लस CO2। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है बच्चे, ये निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड ही केक को मुलायम और स्पंजी बनाती है, केक को सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाती है। तो ये सुटेबल केमिकल इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास। रीजन आ जाएगा कि जब हम लोग बेकिंग पाउडर का यूज करते हैं तो बेकिंग पाउडर जो होता है उसमें बेकिंग सोडे के साथ साथ एक खाद्य अम्ल भी होता है, बेकिंग सोडे के साथ साथ एक एडिबल एसिड भी होता है, और क्रिया के अंदर जब दोनों क्रिया करते हैं, मतलब बेकिंग सोडा और एडिबल एसिड जब रिएक्ट करते हैं तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही केक को सॉफ्ट एंड स्पंजी बनाती है, केक को मुलायम और स्पंजी बनाती है। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, चलिए 2025 में क्या पूछा गया। जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, देखो रिपीट ही है ये क्वेश्चन भी। जिंक और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के मध्य अभिक्रिया से कौन सी गैस बनती है। जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कौन सी गैस बनेगी, ये भी आया था पीछे। Zn प्लस H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2, तो हाइड्रोजन गैस बनेगी, H2 हाइड्रोजन गैस बनती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, एक उदासीन विलयन की pH का मान है, pH वैल्यू ऑफ ए न्यूट्रल सॉल्यूशन इज 7। उदासीन विलयन की pH कितनी होती है, 7। उदासीन विलयन की जो pH होती है वो 7 होती है। उदासीन विलयन की pH, न्यूट्रल सॉल्यूशन की pH 7। अम्ल के जलीय विलयन को विद्युत परिपथ में लगाने पर परिपथ में जो लगा बल्ब है वो जलने लगता है। इस प्रेक्षण का विश्लेषण करके एक विद्यार्थी ने अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण को सिद्ध किया, लिखिए। क्या कहता है, When an aqueous solution of an acid is connected to an electric circuit, पीछे किया भी था हमने, the bulb in the circuit lights up. By analyzing this observation, उसने ये ऑब्जर्व किया, which property of aqueous solution of the acid did a student prove? Write it down. कौन सी अम्ल के जलीय विलयन के कौन से गुण को उसने सिद्ध किया है, तो उसने सिद्ध किया है कि अम्ल के जलीय विलयन विद्युत के चालक होते हैं। Aqueous solution of acid is conductor of electricity. अम्ल के जलीय विलयन जो होते हैं वो विद्युत के चालक होते हैं, इस गुण को उसने सिद्ध किया है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्लोर क्षार प्रक्रिया को समझाइए। तो क्लोर क्षार अभिक्रिया हमने अभी लिखी थी। एक्सप्लेन द क्लोर एल्कली प्रोसेस, राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया क्या होती है, जब सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन में हम लोग धारा प्रवाहित करते हैं, करंट पास करते हैं, तो ऐसे केस में विलयन में NaOH बनता है। विलयन में NaOH बनता है, एनोड पर क्लोरीन और कैथोड पर हाइड्रोजन बनती है। समीकरण लिख देनी है उसके बाद। तो NaCl का एक्वस सॉल्यूशन लेना है, इसमें धारा मतलब करंट पास करना है,
NaOH बनेगा और Na की जगह जब H आएगा HCl बनेगा, तो H2 प्लस Cl2 बनेगा। Cl2 बनती है एनोड पर एट एनोड, और हाइड्रोजन बनती है कैथोड पर एट कैथोड। रिएक्शन भी लिख दे और थोड़ा बहुत इसको एक्सप्लेन भी कर दे, क्योंकि अगले ने कहा है कि इसको समझाइए, तो थोड़ा समझा भी दें अगले को कि क्या कहता है रिएक्शन। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अथवा में क्या आया इसके। अथवा में आया बेकिंग सोडे पर ऊष्मा के प्रभाव को समझाइए तथा इसमें निहित रासायनिक समीकरण दीजिए। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ हीट ऑन बेकिंग सोडा एंड राइट द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व। तो बेकिंग सोडे को जब गर्म करते हैं, बेकिंग सोडे को जब गर्म करते हैं तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो NaHCO3 प्लस NaHCO3, दो इसके अणु क्रिया करेंगे, दो रिएक्ट करेंगे मॉलिक्यूल इसके। अब Na जाएगा H की जगह, H जाएगा Na की जगह, तो इस H की जगह Na लिख दो, तो यहां भी Na आ जाएगा। तो Na एक पहले से है, एक H की जगह और Na आ गया, तो Na दो हो गए, तो Na2CO3, और इस Na की जगह H चला जाएगा, तो यहाँ H आ जाएगा, तो H2CO3, और H2CO3 टूट जाएगा H2O प्लस CO2 में। तो ये लो, ये रिएक्शन हो गई। तो हमारी बुक में लिखी हुई है 2NaHCO3 हीट किया इसको Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, नहीं तो दो लो, Na की जगह H और H की जगह Na करो, रिएक्शन अपने आप पूरी होगी। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। लो, सेकंड चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर को देखते हैं कि थर्ड चैप्टर हमारा क्या कहता है। थर्ड चैप्टर हमारा क्या कहता है, लो मेटल नॉन मेटल वाला थर्ड चैप्टर हमारा क्या कहता है। तो बच्चे मैं फिर बता दूं, ब्रह्मास्त्र क्लास हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं तैयारी 100/100 की। तो मैं अपने पूरे एफर्ट्स आपके लिए लगा रहा हूं। हर प्रकार के क्वेश्चन मैंने रामबाण सीरीज के भी को लेकर भी आपके बीच रखे हैं। ब्रह्मास्त्र क्लास भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। 3 घंटे की क्लास ये कल से रहने वाली है हमारी, 3 घंटे की क्लास। उसमें मेरा प्रयास रहेगा चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 5 चैप्टर में कराऊंगा। लगभग 2 से 3 घंटे के बीच की ये क्लास रहेगी। तो 3 घंटे की क्लास अगर आप रेगुलरली अटेंड करते हैं, क्योंकि अगला पेपर आपका 17 तारीख को है, तो अभी समय है आपके पास। कल हम क्लास लगाएंगे, ठीक है। तो फिर आपका जो, जैसा कि एक टैगलाइन लिखी हुई है, बने जीरो से हीरो। तो आप अगर ये 3 घंटे की क्लास अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली आप जीरो से हीरो बनने वाले हैं। कोई प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपको ना आता हो। बोर्ड एग्जाम में देख लीजिएगा आप। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए मेटल नॉन मेटल को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। धातु अधातु चैप्टर नंबर 3। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा गया क्वेश्चन, एक तत्व क्यों मुलायम है। ये पूछा है मैंने आपको, रामबाण सीरीज भी पूछी है। 7 बजे रहेगी बच्चे कल क्लास। कल की क्लास का टाइमिंग सेम 7 बजे रहेगा। आज भी हम लोग 7 बजे टाइमिंग था, लेकिन मैं किसी कारण से 7 बजे लाइव नहीं आ पाया, तो हम लोग 8 बजे जुड़े। लेकिन कल की सेशन जो है हमारा 7 बजे रहने वाला है। बोर्ड परीक्षा 2022 क्या कहता है, एक तत्व क्यों मुलायम है और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तत्व ठंडे जल के साथ तेजी से विक्रिया करता है। तत्व को पहचानिए। ऑप्शन दिए हुए हैं KAGCUPB। An element Q is soft and can be easily cut with a knife. The element react rapidly with cold water. Identify the element. कौन सा एलिमेंट है जो ठंडे जल से भी क्रिया कर जाता है। कौन सा तत्व है जो ठंडे पानी से क्रिया कर जाएगा, बहुत ज्यादा क्रियाशील है, मतलब जो पोटेशियम, के पोटेशियम। आंसर आएगा के। चाकू से भी काट सकते हो सोडियम और पोटेशियम को, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठंडे पानी से भी क्रिया कर जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ओ क्या बात है, डायग्राम पूछा गया। लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। देखो बड़ा ऐसा डायग्राम बहुत कम चांस होते हैं पेपर में आए, लेकिन अगर आ जाता है तो हमें बनाना ही पड़ेगा। लोह धातु पर भाप की क्रिया का नामांकित चित्र बनाइए। तो क्या करेंगे हम लोग, कैसे बनाते हैं चित्र मैं आपको क्लियर करूं अगर, तो एक टेस्ट ट्यूब ली हुई है यहां। पहले तो मैं आपको समीकरण समझाता हूं बच्चे। देखो पहले समीकरण समझना, फिर आपको कहानी क्लियर होगी। लोह धातु का मतलब Fe, आयरन मेटल मतलब Fe,
भाप मतलब H2O, तो ये रिएक्शन होती है Fe3O4 बनता है प्लस H2 बनती है। पढ़ी है ये रिएक्शन हमने, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये ग्लास वूल लेते हैं, कांच वूल लेते हैं जिसमें पानी है, ग्लास वूल है ये, कांच वूल है जिसमें पानी है, ठीक है, पानी है इसके अंदर। और यहां हमने क्या किया है, यहां हमने लोहा रख दिया। ये लिखना है आपने, ये ग्लास वूल विद वाटर, और ये हो गया लोहा मतलब आयरन, ठीक है। समझना डायग्राम को, आपको कहानी क्लियर आएगी कि कहानी क्या कहती है, डायग्राम क्या कहता है, वो आपको पता लगेगा। अब देखो क्या हुआ, अब हम इसको गर्म करेंगे, ग्लास वूल को गर्म करेंगे, पानी है इसके अंदर, तो जब इसको गर्म करेंगे तो भाप बन जाएगी, वाटर वेपर बनेगी, स्टीम बनेगी। हमने गर्म किया, स्टीम बनी। अब स्टीम निकलेगी यहां से, और स्टीम जो है वो आगे आयरन से रिएक्ट करेगी, लोहे से क्रिया करेगी, और जब स्टीम लोहे से क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन बनेगी, ठीक है। तो आगे हमें क्या करना है, फिर इसमें से इस तरह से एक पाइप निकालनी है, इसमें से हाइड्रोजन आ रही है, और हाइड्रोजन को जल विस्थापन विधि से एकत्रित करते हैं। तो एक टेस्ट ट्यूब आगे और ली हुई है जो पानी से भरी हुई है, ठीक है ना, पानी से भरी हुई है ये एक्चुअल में, इसमें पानी है, लेकिन इस पानी के अंदर आप बुलबुले उठते हुए दिखा दें, और यहां लिख दें हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, पानी के अंदर है ये H2 गैस। अब एक्चुअल में क्या होता है, टेस्ट ट्यूब पूरी पानी से भरी होती है, ऊपर हाइड्रोजन इकट्ठी होती जाती है खाली जगह, क्योंकि हाइड्रोजन गैस है तो वो क्या करेगी, पानी को नीचे शिफ्ट करती जाएगी, हाइड्रोजन ऊपर आती जाएगी। तो ये डायग्राम है बच्चे हाइड्रोजन बनाने का, Fe, समझ गए होगा डायग्राम। ये डायग्राम आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। ये हमने ग्लास वूल लिया है जिसमें पानी है, ये हमने आयरन ले लिया है। हम ग्लास वूल को जब गर्म करना स्टार्ट करेंगे तो पानी से भाप बनेगी, स्टीम बनेगी, और Fe3O4 और H2 बनेगा। H2 गैस है, उसको आगे ले जाएंगे और वो परखनली में ऊपर इकट्ठी हो जाएगी। डायग्राम देखना, बहुत स्टैंडर्ड का डायग्राम था। और मैं बता दूं बच्चे, डायग्राम जब हमने शीट चेक की थी इस साल 2022 की, जब शीटें हमारे पास आई थी तो बहुत से बच्चों ने डायग्राम बनाया ही नहीं था, बहुत से बच्चों ने डायग्राम नहीं बनाया था, जबकि डायग्राम इतना हार्ड नहीं है। थोड़ा सा हमें फोकस करना है, डायग्राम इतना हार्ड नहीं है, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स इस डायग्राम को नहीं बना पाए थे। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन। ओ मैग्नीशियम रिबन, ओके बच्चे, वायु में दहन, तो ये तो बच्चे फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, मैंने बाय मिस्टेक थर्ड चैप्टर में डाल दिया है। फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है ये, मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन कर कांच ग्लास में इकट्ठे होने वाले उत्पाद के नाम सहित नामांकित चित्र बनाइए। तो आपको क्या करना है, ड्राई लेबल डायग्राम द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन ए मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन एयर एंड कोलेक्ट इन ए ग्लास कंटेनर इंक्लूडिंग द नेम ऑफ द प्रोडक्ट। तो ओके, तो हमें क्या करना है इस केस में, मैं बता दूं आपको मैग्नीशियम रिबन लेना है, ये दिखा दे मैग्नीशियम रिबन, ये फर्स्ट चैप्टर में है बच्चे, ये बाई मिस्टेक थर्ड चैप्टर में लिखा गया, फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। बर्नर से इसको जलाएं तो राख बनेगी, राख को यहां एक ये ग्लास कंटेनर है, कांच का ग्लास है ये, ठीक है, ग्लास कंटेनर मतलब जिसमें हम इसको इकट्ठा करेंगे, ग्लास कंटेनर है ये। अब इसमें यहां हम इसको इकट्ठा करेंगे, राख जो बनती है उसको इकट्ठा करेंगे, और वो होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका नाम भी लिखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये चित्र पहले चैप्टर में बना हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये मैग्नीशियम का रिबन है, मैग्नीशियम का रिबन, इसको जलाते हैं तो राख बनती है, उस राख को हमने कांच के कंटेनर में इकट्ठा करना है और उसका नाम लिखना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। कहते हैं ना इंक्लूडिंग द नेम ऑफ प्रोडक्ट, तो ये एक कांच के एक पात्र के अंदर हमने उसको इकट्ठा किया और उसका नाम भी लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है।
तो ये फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है बच्चे, थोड़ा फर्स्ट चैप्टर में देख लीजिएगा। सिंपल सा डायग्राम है, कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है। तन्यता को परिभाषित कीजिए। डिफाइन डक्टिलिटी, एट द नेम ऑफ मोस्ट डक्टाइल मेटल, सबसे अधिक तन्य धातु का नाम। क्या होती है तन्यता? जब हम लोग किसी मेटल को खींचकर उसके तार बना सकते हैं, ठीक है, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को, धातु को तार में बदलने की जो क्षमता है वो तन्यता होती है। मेटल को वायर में कन्वर्ट करने की जो प्रॉपर्टी है वो होती है डक्टिलिटी। और सबसे अधिक तन्य धातु जो है कौन सा है? सोना, गोल्ड। सबसे अधिक तन्य धातु गोल्ड। चलिए, वातावरण में चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की प्रक्रिया है। द प्रोसेस, 2023 का प्रश्न है अब आपके सामने, 2023 का प्रश्न है बच्चे। द प्रोसेस ऑफ ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर इन द एटमोस्फियर इज, संक्षारण। संक्षारण है, कोरिजन है। चांदी का काला होना, कॉपर पर हरी परत का चढ़ना और लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैकनिंग ऑफ सिल्वर, और कॉपर जो है उस पर ग्रीन लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ये तीनों एग्जाम्पल कोरिजन के हैं, संक्षारण के हैं। चलिए बच्चे आगे देखते हैं क्या कहता है। AlFe तथा Zn की अभिक्रियाशीलता का सही बढ़ता क्रम है। तो ये सीक्वेंस दिया हुआ है अपने को। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ AlFe एंड Zn इज, ये हमें सीक्वेंस दिए हुए हैं। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है इसमें Al से कम रिएक्टिव होता है Zn से कम रिएक्टिव होता है Fe। मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। Al is greater than Zn is greater than Fe, या Fe is less than Zn is less than Al। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही बैठ रहा है। यहाँ सबसे ज्यादा रिएक्टिव Al है, उससे कम Zn है, उससे कम Fe। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। आयोडीन, हीरा तथा सोडियम में सबसे कठोर पदार्थ का नाम लिखिए। नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस अमंग आयोडीन, डायमंड एंड सोडियम। तो सिंपल सी बात है बच्चे, हीरा, डायमंड जो है वो हार्डेस्ट एलोट्रोप है कार्बन का। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। भर्जन तथा निस्तापन को परिभाषित कीजिए। डिफाइन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। तो भर्जन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है? अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करने की क्रिया, और को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग रोस्टिंग बोलते हैं, भर्जन बोलते हैं। और भर्जन जो है धातु सल्फाइड के लिए किया जाता है, मेटल सल्फाइड के लिए किया जाता है। निस्तापन, कैल्सिनेशन। निस्तापन क्या होता है? अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने की क्रिया। और को ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो हीट करने का प्रोसेस है वो है कैल्सिनेशन। और कैल्सिनेशन जो है मेटल कार्बोनेट के लिए किया जाता है, मोस्टली धातु कार्बोनेट के लिए या धातु हाइड्रोक्साइड के लिए किया जाता है कैल्सिनेशन, निस्तापन। तो चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। चलिए 2024 के पेपर पर हम लोग आ गए हैं। 2024 के पेपर पर ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक ऑप्शन है कॉपर, लेड, मरकरी एंड जिंक। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट इज कॉपर, लेड, मरकरी एंड जिंक। तो बेस्ट कंडक्टर जो है कॉपर है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। पित्तल में तांबे के साथ मिश्रित दूसरी धातु का नाम लिखिए। नेम द अदर मेटल मिक्स्ड विद कॉपर इन ब्रास। तो दूसरी धातु जो है वो यहां जिंक है। पित्तल में तांबे के साथ जिंक मिला होता है। पिताजी बताया था आपको, पित्तल बराबर तांबा प्लस जिंक, ठीक है। पित्तल में तांबे के साथ जो दूसरी धातु होती है वो जिंक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सल्फर, ब्रोमीन तथा आयोडीन में से चयन करके द्रव अधातु का नाम लिखिए। चूज द लिक्विड नॉन मेटल फ्रॉम सल्फर, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ब्रोमीन, द्रव अधातु ब्रोमीन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती है। उपरोक्त कथन के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए प्रयुक्त व्यवस्थित उपकरण को चित्रित कीजिए। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ड्रा ए डायग्राम ऑफ द एक्सपेरिमेंटल सेटअप यूज्ड द लैबोरेटरी टेस्ट ऑफ अबव स्टेटमेंट। तो बहुत
बढ़िया डायग्राम से पूछा। डायग्राम मैं फिर कहूंगा बच्चे, आप सभी डायग्राम नज़र से निकाल लेना एक बार, ठीक है। क्या कहता है डायग्राम, देखते हैं हम लोग कि क्या कहता है ये, देखते हैं इसको कैसे बनेगा। बैटरी लेनी है सबसे पहले, तो बैटरी ले ली, प्लस माइनस, की लगानी है, अभी ऑन नहीं है ये की, बल्ब लगा देना है, एक बल्ब लगा दिया। उसके बाद एक क्लिप इस साइड लगा देना है, ये एक क्लिप लगा दिया, एक क्लिप इस साइड लगा देना है। बस ये ध्यान रखें ये दोनों क्लिप आपस में जुड़े हुए ना हो। ये दो क्लिप लगा दिए, ठीक है, ये दो क्लिप लगा दिए। अब ये कनेक्ट में एक दूसरे के साथ संपर्क में नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां हम लिखेंगे धातु का टुकड़ा या धातु का तार, कुछ भी लिख दो। यानी अगर मैं यहां धातु का तार जोड़ूं, यहां धातु का तार लगा दूं, इस जगह पर लगा दिया, और बटन ऑन कर दूं, कुंजी ऑन कर दूं, तो ये बल्ब जल जाएगा, बल्ब जल उठता है। तो इसका मतलब धातु चालक है, क्योंकि अगर धातु कुचालक होता ना, धातु अगर इंसुलेटर होता तो फिर बल्ब जलता ही नहीं था। तो धातु चालक है, धातु जो है विद्युत की सुचालक है, गुड कंडक्टर है। तो इसको प्रूव करने के लिए ये डायग्राम है हमारे पास, ठीक है। यहां आपको ये लगाना नहीं है, यहां लिखेंगे सिर्फ धातु का तार लगाने पर, धातु का तार लगाने पर, मतलब अगर धातु का तार लगाएंगे तो क्या होगा, बल्ब जल उठेगा यहाँ, ठीक है। धातु का तार लगाने पर बल्ब जल उठता है। तो ये पता लगाता है कि धातु विद्युत की चालक है, धातु विद्युत की चालक है। दोनों क्लिप के बीच मेटल लगाएंगे तो बल्ब जल जाएगा। समझ गए डायग्राम, आपकी बुक में बना हुआ है, देखना आपको समझ आएगा। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। बोर्ड परीक्षा 2025 में क्या प्रश्न पूछे गए इस चैप्टर से, वो देखें। बोर्ड परीक्षा 2025 में क्या प्रश्न पूछे गए। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा विद्युत का चालक लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो बेस्ट कंडक्टर जो है वो सिल्वर है, चांदी है, चांदी सबसे बढ़िया कंडक्टर है। चलिए, फास्फोरस के एम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एम शेल ऑफ फास्फोरस एटम इज। तो फास्फोरस जो है वो 15 नंबर पे आता है। एम शेल मतलब तीसरा शेल, फास्फोरस 15 नंबर पे आता है। पहला शेल मतलब के, दो ही इलेक्ट्रॉन भरते हैं इसमें। दूसरे शेल मतलब एल में ज्यादा से ज्यादा 8 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 2 8 10 हो गए। तो तीसरा शेल होता है एम, जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 10 और 5 15, 2 8 5, तो 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। पी 15 नंबर पे आता है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 5। पहली शेल होती है के, दूसरी होती है एल, तीसरी होती है एम। एम ही पूछी थी यहाँ, तो एम में 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, ठीक है। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है। सामान्यतः विद्युत तार तांबे के बनाए जाते हैं क्योंकि जनरली इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर बिकॉज कॉपर विद्युत का अच्छा चालक है। कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि कॉपर विद्युत का सुचालक है, अच्छा चालक है। बिकॉज कॉपर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलिए अगला क्वेश्चन। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन करने पर बने यौगिक का नाम अभी हमने डिस्कस किया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड। चलिए बच्चे अगले क्वेश्चन को देखिए। सोने और लोहे में से अधिक तन्य धातु है बिटवीन गोल्ड एंड आयरन, डॉट 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 इज द मोर डक्टाइल मेटल। तो सबसे ज्यादा डक्टाइल ही सोना होता है यार, सबसे ज्यादा तन्य ही गोल्ड होता है, सबसे ज्यादा तन्य सोना ही है, सबसे ज्यादा डक्टाइल गोल्ड ही है। तो गोल्ड जो है सोने और लोहे में से सोना, सोना अधिक तन्य धातु है, सोना लिखेंगे। बिटवीन गोल्ड एंड आयरन गोल्ड इज मोर डक्टाइल मेटल, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ओ क्या बात है, समीकरण दी हुई है 2NaOH प्लस Zn इक्वल टू Na2ZnO2 प्लस X। राइट द नेम एंड फार्मूला ऑफ X। तो X यहाँ हाइड्रोजन गैस होती है H2, तो फार्मूला मतलब सूत्र बराबर लिखेंगे H2 और नाम बराबर लिखेंगे हाइड्रोजन गैस।
तो सूत्र और नाम दोनों लिखने, दोनों क्लियर करेंगे। अगला क्वेश्चन, यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है तो इसकी सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वर्णन कीजिए। What effect will occur on the surface of copper if it is left in most carbon dioxide? Describe it. तो यदि कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में पड़ा रहता है, if copper is left in most carbon dioxide, then जो इसकी सरफेस है, जो इसकी सतह है, वो हरे रंग की हो जाती है, ग्रीनिश हो जाती है, कोरिजन के कारण, संक्षारण के कारण, क्योंकि यहाँ कॉपर कार्बोनेट बनता है, CuCO3 बनता है जो हरे रंग का होता है। तो कॉपर को आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड में अगर अपने खुला छोड़ देते हैं तो ऐसी स्थिति में उस पर कार्बन डाइऑक्साइड की लेयर जो है वो उछड़ जाती है और कॉपर कार्बोनेट मतलब CuCO3 बन जाता है। यह क्रिया संक्षारण कहलाती है, कोरिजन कहलाती है। तो ओके बच्चे, तो ये लो, ये आपके 3 चैप्टर मैंने आज आपको करवा दिए। तो लगभग 1.5 घंटे की क्लास हमारी रही है। तो कल मैं आपको कह रहा हूं मैं 5 चैप्टर आपको कराने वाला हूं, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां। तो ऑलमोस्ट मान के चले 3 घंटे की क्लास हमारी रहने वाली है। तो मैं फिर बता दूं, ब्रह्मास्त्र सीरीज हम जो आपके लिए लेकर आए हैं, मैं क्लियर कर दूं, ब्रह्मास्त्र क्लास जो हम आपके लिए लेकर आए हैं, 3-3 घंटे की क्लास हमारी कल से रहेगी। मैं फिर बता दूं आपको बच्चे, 3-3 घंटे की क्लास हमारी रहेगी। मिस मत कीजिएगा किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में क्लास जो है मिस मत कीजिएगा। तो बिल्कुल आप फोकस रखिएगा बात पर, किसी भी स्थिति में क्लास मिस मत कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास जो है वो आपकी रहने वाली है। तो जो भी क्लास हम ले रहे हैं तो बिल्कुल आप फोकस रखिएगा उन क्लासेस पे, ताकि आपकी जो भी सेशन हम लोग ले रहे हैं, आपके जो एनुअल एग्जाम है उसको देखते हुए हमारे सेशन है। आज हमने जो सेशन कंप्लीट किए हैं, मैं फिर बता दूं, पहला, दूसरा, तीसरा ये लेसन हमने कंप्लीट किए हैं। तो मेरी फिर सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट रहेगी, आप इस ब्रह्मास्त्र क्लास का हिस्सा बने। कल से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सभी साथियों को जोड़ें। ब्रह्मास्त्र क्लास के अंदर तैयारी 100/100 की लेकर हम जो है टारगेट लेकर चले हैं, तैयारी 100/100 की। तो मात्र 3 घंटे में बने जीरो से हीरो, हमारी टैग लाइन को हम प्रूव करने वाले हैं आप लोगों के बीच। और जिन बच्चों ने रामबाण सीरीज, हमारी रामबाण सीरीज ली है, ठीक है, रामबाण सीरीज ली है और उसके बाद ब्रह्मास्त्र क्लास लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। बिल्कुल बच्चे, साहिल का कमेंट आया है, सर आपने कहा था कि रिएक्शन पर एक लॉन्ग वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपने नहीं बनाई। तो बिल्कुल बच्चे, आप ये अटेंड कीजिए ब्रह्मास्त्र क्लास। पेपर अभी हमारा 21 को है, ठीक है। मैं कल क्लास लगाकर एक बार फिर स्टॉप कर दूंगा ताकि आप लोग सामाजिक पढ़ सके, SST पढ़ सके। परसों अगर हम क्लास लेंगे तो अर्ली इन द मॉर्निंग लेंगे, ताकि आपके पास 15 तारीख पूरी मिले सामाजिक पढ़ने के लिए, 16 तारीख पूरी मिले सामाजिक पढ़ने के लिए, क्योंकि SST भी हमने पढ़नी है। अब हम लोग 2 से 3 घंटे ले रहे हैं। कल शाम को रहेगी क्लास 7 बजे। परसों मेरा प्रयास रहेगा कि मैं मॉर्निंग में क्लास लगा दूं। परसों अगर मॉर्निंग में क्लास लग जाती है तो आपके पेपर से पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके लिए लेकर आऊंगा। आप एक बार और एक वीडियो डालूंगा आपके लिए, और वो वीडियो जो होगा ना, उसके अंदर मैं सारी रिएक्शंस आपको करवा दूंगा, डेफिनेटली करवा दूंगा बच्चे। तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा आप हमारे YouTube चैनल पर, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों तक, क्योंकि ये मौका न मिलेगा दोबारा, ये मौका दोबारा नहीं मिलने वाला है। ब्रह्मास्त्र क्लास वापिस नहीं मिलने वाली है आपको 10th क्लास की। तो कल मिलेंगे ब्रह्मास्त्र क्लास के अंदर, मात्र 3 घंटे में बने जीरो से हीरो। शेयर कर दीजिएगा आज के वीडियो को अपने साथियों तक, ताकि आपके सभी साथी जो है हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बन सके। तो कल की क्लास में मिलेंगे बच्चे, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।